हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। जैसा कि हमेशा की तरह आप लोगों को पता है, एमपीजी का हम लोग एमसीक्यूज पर डे 40 से 50 एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं। और उस 40 से 50 एमसीक्यूज में बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं कि लगभग 150 से 200 एमसीक्यूज क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि आपके सामने अभी रिसेंटली एमपी कांस्टेबल का एग्जाम जरूर है, बट आने वाले समय में आपको व्यापम में और भी सारी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। अभी कुछ पटवारी भर्ती को लेकर भी कुछ कंट्रोवर्सीज चल रही है। मुझे उम्मीद है कि इसका भी बहुत जल्द गवर्नमेंट समाधान निकालेगी। तो ये एक अलग मैटर है बेटा, हमको इस मैटर में इतना इन्वॉल्व होना भी है और नहीं भी होना है। हमें हमारी पढ़ाई को क्या करना है, कंटिन्यू करना है। आगे हमारे पास और भी एग्जाम्स हैं, एमपी कांस्टेबल के बाद एमपीपीएससी प्रीलिम्स है, सभी में हम एमपी जो आएगा वो सभी यहाँ कवर करेंगे। ठीक है, तो हमें डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना है। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल समय को खराब ना करते हुए। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे आज के सेशन का क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है खोयतू क्या है। क्या है खोयतू? ठीक है, क्या लंगोटी है, गमछा है, टोपी है, कुर्ता है? तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं बेटा खोयतू के बारे में, तो मध्य प्रदेश की एक जनजाति है जिसका नाम क्या है, भील जनजाति। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति। ये पूरे मध्य प्रदेश की जनजातियों में कितने प्रतिशत भील पाए जाते हैं? 39%। तो जो भीलों के जो पुरुष होते हैं उनके द्वारा जो वस्त्र पहना जाता है उस वस्त्र को क्या बोलते हैं बेटा? लंगोटी बोलते हैं। यदि मैं बात करूं इनकी महिलाओं द्वारा, स्पेशली दुल्हन द्वारा जो वस्त्र पहना जाता है उसको बोला जाता है क्या? पीरिया, है ना। दुल्हन द्वारा जो वस्त्र पहना जाता है उसको पीरिया बोला जाता है। भील जनजाति कितने प्रतिशत है टोटल जनजाति का? 39%। इसमें एक चीज और हमने देखी थी, इसकी एक प्रथा है दापा प्रथा। ध्यान रखना, दापा प्रथा को 2016 में साथीदार अभियान चलाकर सरकार ने क्या किया है? खत्म किया है। ठीक है, साथीदार अभियान। अब ये क्या थी दापा प्रथा? दापा प्रथा बेटा ये थी कि यदि कोई विवाह हो रहा है और लड़की विवाह में किसी लड़के को दी जा रही है, तो लड़के वालों से क्या लिया जा रहा है? पैसा लिया जा रहा है। इस प्रथा को, इस कुप्रथा को दापा प्रथा कहा गया। अब भील जनजाति में जैसे हम बात करें तो उपजाति जैसे रथियास इंपॉर्टेंट हो सकती है, यह एक इसकी कई सारी जातियां, लेकिन रथियास इसकी क्या है? एक इंपॉर्टेंट उपजाति है। और भील जनजाति में इसमें हम यदि देखें एक और चीज हो सकती है बेटा, क्या? इसमें हलवा प्रथा भी होती है। अभी हलवा उत्सव मनाया गया था जनवरी लास्ट से फरवरी स्टार्टिंग तक। ये हलवा उत्सव क्या होता है? हलवा उत्सव जो होता है ये झाबुआ की जो भील भिलाला है, ठीक है, इसकी एक उपजाति भी क्या हो गई, यहाँ से निकल के आई, बेलाला। ठीक, तो ये हलवा उत्सव जो है ये इसमें क्या किया जाता है? ये मेनली अभी कहाँ मनाया गया था बेटा? झाबुआ में मनाया गया था। इसमें यह माना जाता है कि जो भी व्यक्ति परेशान है या जो भी व्यक्ति को किसी को भी कोई दिक्कत है या किसी पर कोई आपदा आई है, तो सभी लोग मिलकर निस्वार्थ भाव से क्या करेंगे? उस समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, अभी झाबुआ में कुछ दिन पहले जल संकट हुआ था, तो उस जल संकट को खत्म करने के लिए सब लोगों ने क्या एक साथ मदद करी थी। तो ये हलवा जो है ये एक तरीके की प्रथा है जो झाबुआ में भील जनजाति द्वारा की जाती है। मुझे लगता है ये लोग आपको क्लियर हो गए। रथियास और बिलाला, ये ध्यान रखिएगा, इनकी महत्वपूर्ण जो है वो उपजातियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। बारी क्या है? बारी की बात हो रही है, तो बारी जो है बेटा इसमें से क्या है? खेती, कपड़े, खाद्यान्न या घर? तो बारी जो है वो खेती है। अब ये किस जनजाति द्वारा की जाती है बेटा? गोंड जनजाति द्वारा की जाती है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे बोलूं भील जनजाति द्वारा जो खेती की जाती है उस खेती को क्या बोला जाता है? उस खेती को बोलते हैं चिमाता, है ना। अलग अलग जाति, बेगा जाति, ठीक है, उनके द्वारा जो खेती की जाती है वो क्या होती है बेटा? बेवर कृषि होती है। किसके द्वारा? बेगा जनजाति के द्वारा। तो अलग अलग जनजातियों की अलग अलग क्या होती है? पद्धतियां होती है। जैसे बेगा जनजाति में एक प्रथा है पौधा प्रथा, ठीक है, जिसमें वो क्या करते हैं? उधार बैल लेते हैं और उसके बाद क्या खेती करते हैं। पौधा प्रथा बेगा जनजाति में। तो बारी क्या है? बारी क्या है? खेती। अब गोंड जनजाति में जैसे कि इसकी भी कुछ उपजातियां होती हैं, जैसे इंपॉर्टेंट होती है अगरिया, ठीक है, इसकी एक उपजाति है। फिर उसके बाद यदि मैं बात करूं तो सोलह हस के बाद है कोयला भूतीस, ठीक है, कोयला भूतीस के बाद यदि मैं बात करूं तो प्रधान। ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जाति, इनके अलग अलग काम है। यदि मैं अगरिया की बात करूं बेटा, तो अगरिया जो है वो क्या काम करते हैं? लोहे का काम करते हैं। ध्यान रखना इस बात को, कौन सा काम करते हैं? लोहे का काम करते हैं। यदि मैं सोलहस की बात करूं तो सोलहस जो है वो क्या काम करते हैं बेटा? बढ़ईगिरी का काम करते हैं। ये भी हमको ध्यान रखना है। उसके बाद मैं कोयला भूतिश की बात करूं तो ये नाचने गाने वाले गोंड होते हैं। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। और प्रधान जो होते हैं वो क्या होते हैं? पुरोहित होते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए लोहे का काम करने वाली जनजाति कौन सी है? जो लोहे का, अगरिया। सोलहस क्या है? जो बढ़ईगिरी का काम करती है। कोयला भूतिस नाचने गाने वाले, और प्रधान जो होते हैं वो क्या होते हैं? पुरोहित होते हैं। तो बारी जो है वो खेती है और किस जनजाति के द्वारा पद्धति है? वह गौड़ जनजाति के द्वारा
की जाने वाली एक पद्धति है। ठीक है, क्लियर हो गया। भील कौन सी खेती करते हैं? चिमाता बेगा द्वारा जो खेती की जाती है वो एक तरीके की बेबर कृषि होती है और इसको पौधा कृषि भी बोलते हैं। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। ठीक है, चलिए, हर कृषि के अलग अलग अपने अपनी जगह पर क्या होते हैं बेटा, अलग अलग नाम होते हैं। देखिए आ गया क्वेश्चन, पौधा प्रथा किस जाति में प्रचलित प्रथा है? बेगा, गोंड, कोरकू या सहरिया? तो पौधा प्रथा जो है वो बेगा की है। ठीक है, इसमें क्या अभी हमने देखा, इसमें खेती करने के लिए उधार प्रथा के तहत क्या किए जाते हैं? उधार बैल लिए जाते हैं। ठीक है, बेगा जनजाति में एक चीज और ध्यान रखिएगा, बेगा जनजाति की जो महिलाएं, ठीक है, वो कभी भी खेती के जो औजार होते हैं, अस्त्र होते हैं, जैसे कि मैं यदि आपसे कहूँ तो हल हो गया, जो भी खेती करने के लिए यूज की जाती है, गेती, फावड़ा, जो भी होता है, ठीक है, उस बेगा जनजाति की महिलाएं उसे हाथ नहीं लगाती, क्योंकि बेगा जनजातियों का मानना है कि इससे हमारी भूमि का, हमारी जो धरती माँ है उसका सीना क्या हो रहा है? छल्ली हो रहा है। लेकिन जो जरूरी है इसलिए उसका उपयोग उनको करना पड़ता है। तो पौधा प्रथा किस जनजाति की प्रथा है बेटा? बेगा की। चले आगे चलते हैं। मलंदा क्या है? मलंदा की बात हो रही है। मलंदा मतलब ये किसी एक जनजाति के द्वारा जो है वो यूज किया जाता है। पक्षियों को पकड़ने का हथियार, खाना बनाने के यंत्र, पहनने का वस्त्र या इनमें से कोई नहीं? तो यदि मैं बात करूं बेटा मलंदा की, तो मलंदा जो है वो पक्षियों को पकड़ने का मतलब हथियार है। और ये मेनली किस जाति द्वारा किया जाता है? बेगा जनजाति द्वारा यूज किया जाता है। बेगा जनजाति पक्षियों को पकड़ने के लिए जो यूज करती है हथियार, उसको क्या बोला जाता है? मलंदा बोला जाता है। ध्यान रखना इस बात को। और ये भी ध्यान रखना कि किस जाति के द्वारा किया जाता है? बेगा जाति के द्वारा, बेगा जनजाति के द्वारा। इनमें से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से बुनकर होती है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सी जनजाति जो है वो मुख्य रूप से बुनकर का काम करती है, बुनकर होती है? गोंड, कोरकू, भील या पनिका? तो सही आंसर इसका क्या आएगा? जो बुनकर होती है बेटा वो पनिका होती है। इस जाति के बारे में अभी कुछ विवाद हुआ था पिछले साल, ध्यान होगा आपको। पनिका जाति मध्य प्रदेश के जो 11 जिलों में पाई जाती है ना? वैसे तो सभी पूरे मध्य प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश के 11 जिलों में जो पनिका जाति पाई जाती है उसको एसटी कैटेगरी से किस कैटेगरी में डाल दिया गया था? ओबीसी, जिसको लेकर अभी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई थी। तो पनिका जाति मुख्य रूप से कौन सा काम करती है? बुनकर का काम करती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। चले, मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा है? कई औद्योगिक केंद्र है मध्य प्रदेश में, जैसे पीलूखेड़ी है, राजगढ़ में, मुनेरी है, मंडला में, ठीक है, मालंगपुर है आपका भिंड में। उसके बाद यदि मैं और बात करूं तो चंद्रपुरा आपका कहाँ पर है? छतरपुर में है। उसके बाद यदि हम और आगे देखें तो आपका क्या नाम है इसका, पीथमपुर, धार में। कई औद्योगिक केंद्र है। तो औद्योगिकरण का प्रभाव सबसे ज्यादा किस जनजाति पर पड़ा? कोल, गोंड, बेगा या भारिया? तो सही आंसर क्या आएगा बेटा इसका? कोल जनजाति। कोल जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये रीवा पन्ना साइड ज्यादा पाई जाती है। ध्यान रखिएगा उसको, रीवा पन्ना एरिया में सबसे ज्यादा कोल जनजाति पाई जाती है। और औद्योगिकरण का सबसे ज्यादा प्रभाव यदि किसी जाति पर पड़ा है तो कौन सी जाति है, जनजाति है? कोल जनजाति। चले, मध्य प्रदेश की इकोलॉजी आयुर्वेदिक सिटी किसे कहा जाता है? इकोलॉजी आयुर्वेदिक सिटी की बात हो रही है, किसे कहा जाता है? रायसेन, पचमढ़ी, पनारपानी या खजुराहो? तो इकोलॉजी आयुर्वेदिक सिटी कहा जाता है बेटा खजुराहो को। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। खजुराहो को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी आयुर्वेदिक सिटी। यदि मैं रायसेन की बात करूं तो रायसेन को क्या कहा जाता है? पहाड़ों की रानी। ध्यान रखिएगा, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? रायसेन को। पचमढ़ी को क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी। ध्यान रखिएगा, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? ठीक। पनारपानी, पनारपानी बेटा ये होशंगाबाद नर्मदापुरम में है, ठीक है। इसे तितलियों का, ठीक है, ठीक है बेटा, क्या इसे तितलियों का घर कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसे? तितलियों का घर कहा जाता है, ठीक है। और खजुराहो में क्या है भाई? इकोलॉजी आयुर्वेदिक सिटी। ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है कि पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? रायसेन को। और पनारपानी कहाँ है? ये होशंगाबाद, मतलब इसको यहाँ देख लो, ये सतपुड़ा, या इसको थोड़ा सा और हम जाएं तो ये कहाँ पर है बेटा? पचमढ़ी में। होशंगाबाद जिले के कहाँ पर? पचमढ़ी में। चले आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग, हमने पढ़ा है कि मानव विकास प्रतिवेदन 1995 में जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और कहाँ से शुरू किया था उसने? राजगढ़ से किया था, ये भी हमें पता है। तो मानव विकास प्रतिवेदन जारी किसने किया था बेटा? इसी ने किया था, मध्य प्रदेश योजना आयोग ने। तो इसका गठन जो है वो 24 अक्टूबर 1972 को किया गया था। इसका काम क्या है? मध्य प्रदेश की योजनाओं से रिलेटेड क्या है, मुख्यमंत्री को और राज्यपाल को क्या देना? सलाह मशवरा देना। एक तरीके का यह थिंक टैंक का काम करता है। क्या करता है बेटा? थिंक टैंक का काम करता है। चले, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है? दतिया स्थित सनकुआ का मेला, दतिया स्थित सनकुआ का मेला किस नदी के
तट पर लगाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से क्या बन गया कि बताइए सनकुआ का मेला कहाँ लगता है। चलिए ये हो गया हमारा दतिया। अब किस नदी पर लगता है, सिंध, चंबल, मऊर या नर्मदा। तो यदि मैं बात करूं तो सनकुआ का मेला जो लगता है बेटा वो सिंध नदी पर लगता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मऊर पे बात करूं तो मऊर नदी ध्यान रखिएगा केन अभ्यारण्य के बीच में से निकलती है ना, ठीक है। केन अभ्यारण्य के बीच में से यदि कोई निकलती है मऊर नदी, और ये मऊर नदी कहाँ है बेटा, शिवपुरी में। ये इसको पुनर्जीवित किया गया है अभी ग्रामीणों द्वारा, वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा इसको क्या किया गया है, पुनर्जीवित किया गया है। चंबल और नर्मदा बताने की जरूरत नहीं है, तो सब आपको पता है। तो सनकुआ का मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है, सिंध में लगता है। चले, लोक रंजन महोत्सव मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है। लोक रंजन महोत्सव की बात हो रही है, तो लोक रंजन महोत्सव जो है वो मध्य प्रदेश में कहाँ किया जाता है, चित्रकूट में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, चित्रकूट में सती अनुसुईया, ठीक है, सती अनुसुईया का आश्रम है, ठीक है। भरत मिलाप, ये मेन इंपॉर्टेंट है, सती अनुसुईया का आश्रम और भरत मिलाप कहाँ पर है बेटा, चित्रकूट में। इस चीज को ध्यान रखना है। तो लोक रंजन महोत्सव जो है वो मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है, चित्रकूट में किया जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। चले आगे चलते हैं। संत रविदास स्मृति पुरस्कार, संत रविदास स्मृति पुरस्कार की स्थापना कब की गई। तो संत रविदास स्मृति पुरस्कार की यदि मैं बात करूं तो ये सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि यह पुरस्कार कब दिया जाता है। तो सर यह पुरस्कार जो दिया जाता है बेटा ये दलित वर्गों के उत्थान के लिए, ठीक है। यदि कोई दलित वर्ग है और उस दलित वर्ग का यदि किसी भी तरीके से क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो उस दलित वर्ग के उत्थान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। 2003, 2004, 2005, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 2005। संत रविदास स्मृति पुरस्कार जो है वो 2005 से दिया जा रहा है, और ये दिया जा रहा है किसमें, दलित वर्गों का यदि कोई उत्थान करता है, कोई दलित वर्गों को लेकर उसकी शिक्षा संबंधी कोई चिंता करता है या दलित वर्ग के स्वास्थ्य की चिंता करता है, ऐसे व्यक्ति को यह संत रविदास पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। और ये कब से दिया जा रहा है, 2005 से। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। विद्याधर, यशोवर्मन, राजा धंग या गंडदेव, किसने करवाया था। तो इसका सही आंसर क्या आएगा बेटा, यशोवर्धन ने, ठीक है। और उदयवर्मन ने क्या किया था, उदयवर्मन ने क्या किया था, आपके गिन्नौरगढ़ के किले का, ध्यान रखिएगा, गिन्नौरगढ़ का जो किला है, गिन्नौरगढ़ का किला बनवाया था। और गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ है बेटा, मंडला में। इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो चतुर्भुज मंदिर किसने बनवाया था, यशोवर्मन में। यदि मैं उसमें बात करूं कि एक विश्वनाथ मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर किसने बनवाया था, तो राजा धंग ने बनवाया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, विश्वनाथ मंदिर किसने बनवाया था, राजा धंग ने। और विद्याधर, यदि मैं बात करूं कि चंदेल वंश का, ठीक है, चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो वो कौन था सबसे प्रतापी शासक, विद्याधर था। ध्यान रखिएगा, ये चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक था, ठीक है। और ये किसके बेटे थे, गंडदेव के बेटे थे। विद्याधर जो थे वो किसके बेटे थे, इनके बेटे थे। तो चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो यशोवर्मन ने करवाया था। ध्यान रखना इस बात को। चले आगे चलते हैं। दशपुर किस वंश की राजधानी थी। दशपुर की बात करें, दशपुर मतलब क्या बोल रहा है भाई, वो दशपुर मतलब आज का मंदसौर। तो मंदसौर जो है वो किस वंश की राजधानी थी, ओलीकर वंश, कलचुरी वंश, चंदेल वंश या परमार वंश। तो दशपुर जो था वो ओलीकर वंश की राजधानी थी। ध्यान रखिएगा, किसकी, ओलीकर वंश की। परमार वंश के बारे में यदि मैं बात करूं तो परमार वंश जो है इसकी प्रारंभिक राजधानी जो थी बेटा वो उज्जैन थी, ठीक है। लेकिन बाद में वीर सिंह द्वितीय ने, इनका एक राजा था वीर सिंह द्वितीय, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। वीर सिंह द्वितीय ने परमार वंश की राजधानी उज्जैन से कहां ट्रांसफर कर दी, धार कर दी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि प्रारंभिक राजधानी परमार वंश की क्या थी। तो प्रारंभिक राजधानी जो थी वो क्या थी बेटा, उज्जैन थी, और बाद में क्या कर दी, धार कर दी। परमार वंश के सबसे प्रतापी राजा जिनका नाम क्या है, राजा भोज, सरस्वती कंठाभरण जैसी उन्होंने क्या करी है, रचना करी है। चंदेल वंश भी था, कलचोरी वंश, कलचोरी वंश का शासन कहाँ था भाई, त्रिपुरा में, त्रिपुरी में था, ठीक है। और ओलीकर वंश, तो दशपुर में किस वंश का शासन था, ओलीकर वंश का शासन था, ठीक। ध्यान रखिएगा इस बात को। राजा की छतरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया। राजा की छतरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया, शाहजहां, हुमायूं, औरंगजेब या जहांगीर। तो सही आंसर इसका जो आएगा वो आएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, कई बार पूछा जाता है, 1707 ईस्वी में। और इसका जन्म कहाँ हुआ था, इसका जन्म हुआ था कहाँ बेटा, नागदा के पास, उज्जैन के नागदा के पास इसका जन्म हुआ था। और औरंगजेब ने क्या करवाई थी, राजा की छतरी का निर्माण करवाया था। चले
परमार वंश का वह कौन सा शासक था जिसके शासन अवधि में मालवा का विकास हुआ? मतलब परमार वंश का जो धार में परमार वंश था, उनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। बाद में बीर सिंह द्वितीय ने क्या किया? उसकी राजधानी कहाँ ट्रांसफर कर दी बेटा? धार कर दी। तो परमार वंश का जो ऐसा कौन सा राजा था जिसके शासनकाल में मालवा का सबसे ज्यादा विकास हुआ? सियक द्वितीय, वकपति मुंज, नरेश गोविंद और नागभट्ट द्वितीय। ये जो था बेटा वकपति मुंज था। वकपति मुंज ने क्या किया था? इसलिए प्रतापी राजा क्यों बोलते हैं? क्योंकि चालुक्य वंश के एक राजा थे तेलप द्वितीय, ठीक है। तेलप द्वितीय को 6 बार इन्होंने क्या किया था बेटा? पराजित किया था। 7वीं बार इनको बंदी बना लिया गया था और मृत्यु दंड दे दिया गया था। इसलिए परमार वंश के ऐसा सबसे प्रतापी राजा ये हुए थे वकपति मुंज, जिनके समय में मालवा का क्या हुआ? सबसे ज़्यादा विकास हुआ। और एक कौन थे? राजा भोज थे। राजा भोज भी क्या थे? उनके सबसे प्रतापी राजाओं की गिनती में गिने जाते थे। तो वकपति मुंज के समय में मालवा का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। और चालुक्य वंश के तेलप द्वितीय को 6 बार इन्होंने क्या किया था? पराजित किया था। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलें, रोतलिया, रोतले, भड़तिया, दशोरा, ये किसकी उपजातियां हैं? उपजातियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आने की 100% क्या है? संभावना है बेटा। तो बिल्कुल भी उपजातियों से डरना नहीं। क्या डर लगता है हम लोगों को कि अरे इसकी जाति, एक तो यही याद नहीं हो रहा है हमें और ऊपर से इसकी उपजाति भी याद करें। पर क्या है, सरकारी नौकरी लेने के लिए हमें क्या करें? करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, तभी हो पाएगा। चलें, रोतिया, रोतले, भड़तिया, दशोरा किसकी उपजाति है? कोल, गोंड, कोरकू या बेगा। तो ये जो जनजाति है बेटा, रोतिया, रोतले, भड़तिया, दशोरा, ये आपकी कोल की उपजाति है। ध्यान रखिएगा। और कोल अभी हमने देखा किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? रीवा पन्ना क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ध्यान रखना है इस बात को। कोरकू कहाँ पाए जाते हैं? कोरकू दक्षिण भाग में ज़्यादा पाए जाते हैं। बेगा पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। गोंड जो है वो किस भाग में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? मध्य भाग में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनकी भी सबकी कुछ उपजातियां हैं जैसे, लेकिन हम मेनली अभी जो बात कर रहे हैं वो रोतिया, रोतले, भड़तिया, दशोरा, ये किसकी उपजातियां हैं बेटा? कोल जाति, कोल जनजाति की। रेगा कोरकू की मूर्ति मध्य प्रदेश में किस जगह लगाई गई है? रेगा कोरकू, कोरकू जनजाति के ये महापुरुष थे। कोरकू जनजाति के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किए थे। कोरकू जनजाति के लोग इनको अपना क्या मानते हैं बेटा? महापुरुष मानते हैं। तो ये किस जिले में स्थापित की गई? देवास, भोपाल, सीहोर या जबलपुर। तो सही आंसर जो आएगा, रेगा कोरकू की मूर्ति मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित की गई है बेटा? देवास में। ध्यान रखना है इस बात को। और ये कौन थे? कोरकू समुदाय के एक महान नेता थे, एक महापुरुष थे। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से लेकर भी एक प्रश्न आने की संभावना हमेशा बनी रहती है बेटा। तो मध्य प्रदेश में आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 9 अगस्त, 9 अक्टूबर, 9 सितंबर या 9 नवंबर। ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त को प्रतिवर्ष आदिवासी दिवस, ठीक है, प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। ध्यान रखिएगा इस बात को। मध्य प्रदेश पशु नियंत्रण अधिनियम कब बना था? पशुओं की स्मगलिंग, पशुओं की तस्करी, पशुओं की हत्याओं को लेकर मध्य प्रदेश में पशु नियंत्रण अधिनियम बनाया गया था। पशु नियंत्रण एक्ट के तहत क्या किया जाता है? स्मगलिंग को रोकने का प्रयास किया गया था। जो पशुओं की हत्या की जाती है उसको रोकने का प्रयास किया गया था। तो ये नियम मध्य प्रदेश में कब बना? चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस नियंत्रण अधिनियम जो है बेटा, यह बना था, 2 बार ऑप्शन हो गए हैं, 1976 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। कब बना था ये? 1976 में। किसी नगर पालिका को, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, किसी नगर पालिका को नगर निगम किसकी अधिसूचना पर बनाया जाता है? यदि कोई भाई नगर पालिका है ना, अब हमने देखा है पंचायती राज में नगर पंचायत, नगर पालिका और क्या होता है? नगर निगम होता है। जिस शहर की जनसंख्या आपकी 20,000 से ज़्यादा हो, वहाँ पर क्या हो जाती है? नगर पालिका हो जाती है। जिस शहर की जनसंख्या आपकी क्या 50,000 से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और 2 लाख तक रहती है, वहाँ पर क्या हो जाता है? नगर पालिका हो जाती है। और जिसकी जनसंख्या 2 लाख से 20 लाख तक होती है, वहाँ नगर निगम होता है। इसमें ध्यान रखिएगा, इस नगर निगम के सदस्यों को क्या बोला जाता है बेटा? सभासद बोला जाता है। और इसका जो अध्यक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं? मेयर बोलते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो अगर ये किसी एक नगर पालिका, मान लीजिए कि उसकी जनसंख्या, उस शहर की जनसंख्या 2 लाख से ज्यादा हो गई है, ठीक है, तो उसको नगर निगम बनाना पड़ेगा। तो जब उसको नगर निगम बनाना पड़ेगा तो ये किसकी अधिसूचना पर बनाया जाएगा? मुख्यमंत्री, राज्य चुनाव आयोग, राज्यपाल या पंचायती राज मंत्री जो है वो इसको बोलेगा। तो सही आंसर इसका क्या आएगा बेटा? राज्यपाल। राज्यपाल की अधिसूचना पर नगर पालिका को नगर निगम डिक्लेयर किया जाएगा या नगर निगम को नगर पालिका में कन्वर्ट किया जाएगा। याद रखिएगा इस बात को।
लिखें। देखें, हिंदू और मुगल स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना इनमें से कौन सा है? हिंदू और मुगल स्थापत्य कला की बात हो रही है, मतलब हिंदू और मुगल स्थापत्य कला मतलब दोनों की संस्कृति इसमें से हमें किस किले में मिलती? अटेर के किले में, गिन्नौरगढ़ के किले में, रायसेन के किले में या मंदसौर के किले में? तो ये हिंदू मुगल स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना हमें मिलता है कहाँ पर बेटा? अटेर के किले में। अटेर का किला कहाँ है? भिंड में है। चलिए ठीक है। रायसेन का किला रायसेन में है। किसने बनवाया था? राजा राज बसंती ने बनवाया था। चलें, ये भी हमको ध्यान हो गया। उसके बाद क्या? गिन्नौरगढ़ का किला मंडला में, किसने बनवाया था? उदयवर्मन ने। चलिए, ये भी ध्यान हो गया। मंदसौर का किला किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। मंदसौर का किला किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। मुगल स्थापत्य कला और हिंदू का बेजोड़ नमूना कहाँ पर है बेटा? अटेर का किला। और अटेर का किला कहाँ है? भिंड में। चले, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा धर्म नियंत्रण, ठीक है मिस्टेक हो गई है थोड़ा, धर्म नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? जो धर्मों का कन्वर्सेशन हो रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति किसी के धर्म को परिवर्तित, देखिए भारतीय संविधान हमें हमारा धर्म बदलने की का अधिकार तो देता है, जरूर देता है, लेकिन हम किसी पर जबरदस्ती प्रेशराइज करके क्या है, धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। और यदि ऐसा होता है तो उसके लिए भी एक्ट मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया है, धर्म नियंत्रण एक्ट। तो ये पारित हुआ था बेटा 1968 में, ध्यान रखिएगा। और 1968 में ध्यान रखिएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी बना था, ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी इसी समय बना था। और 1968 में ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का भी गठन किया गया था 1968 में। और 1968 में क्या है, धर्म नियंत्रण अधिनियम भी बनाया गया था, ध्यान रखिएगा इस बात को। मध्य प्रदेश कपास नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया? कपास नियंत्रण, कपास पे, कपास के लिए सबसे जरूरी कौन सी मिट्टी होती है बेटा? गहरी काली मिट्टी। गहरी काली मिट्टी भी 3 तरीके की होती है, पढ़ा है हमने। तो गहरी काली मिट्टी कपास के लिए सबसे ज्यादा अच्छी उपयुक्त होती है। तो कपास पर नियंत्रण, ठीक है, उसके व्यापार पर नियंत्रण, उसको बेचने पर नियंत्रण लगाने के लिए जो अधिनियम है वो कब बनाया गया? 51, 53, 52 या 54? तो ये जो बना था बेटा 1954 में बना था, ठीक है। कपास पर नियंत्रण लगाने के लिए जो एक्ट बनाया गया था वो 1954 में बना था। चले, क्योटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कई जलप्रपात है मध्य प्रदेश पर और अलग अलग नदियों पर स्थित है। तो बात हो रही है किस पर बेटा? क्योटी नदी। क्योटी जलप्रपात किस नदी पर? महाना, तमसा, ओदा या कानन? तो इसका सही आंसर जो आएगा वो कौन सा है? महाना। क्योटी जलप्रपात किस नदी पर है? महाना पर। तमसा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? ध्यान रखिएगा, पूर्वा जलप्रपात है, ये भी कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है। लिलाही जलप्रपात, लिलाही जलप्रपात की मैं यदि बात करूं तो लिलाही जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है? कान्हा नदी पर है। और बेहुटी जलप्रपात, ठीक है, बेहुटी जलप्रपात जो है बेटा वो किस नदी पर है? उदा नदी पर है, ध्यान रखिएगा। क्योटी जलप्रपात महाना नदी पर है, तमसा नदी पर पूर्वा जलप्रपात है, ओदा जलप्रपात किस पर है? बेहुटी पर। और कानन नदी पर कौन सा है? लिलाही जलप्रपात है। चलिए, तमसा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में किस जिले से होता है? बताइए भैया। बड़ी बड़ी नदियां ही नहीं, छोटी छोटी नदियां भी पढ़ना है हमें। क्या होता है जब बच्चे क्या गलती करते हैं, आप लोग क्या गलती करते हैं कि बड़ी बड़ी नदियां, हमने नर्मदा पढ़ लिया, चंबल पढ़ लिया, ताप्ती पढ़ लिया, छिपरा तक पढ़ लेंगे, तवा पढ़ लिया, लेकिन कुछ छोटी छोटी नदियां हैं, उन छोटी छोटी नदियों को भी पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। तो तमसा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है? तो सही आंसर इसका क्या होगा बेटा? सतना, ध्यान रखिएगा। तमसा नदी का उद्गम जो है, ठीक है, इस पर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? अब भी पढ़ा हमने, कौन सा? पूर्वा वाटरफॉल। चलिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित राज्यों में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? सबसे ज्यादा प्रदूषित राज्य स्टेट्स जो है उसमें मध्य प्रदेश कौन से नंबर पर आ रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? सही आंसर क्या आएगा इसका? 4th पर है। और ये कोई अच्छी बात हमारे लिए नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, ठीक है। स्वामित्व योजना का प्रारंभ मध्य प्रदेश में कब किया गया? मध्य प्रदेश में एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम क्या है? स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना का प्रारंभ मध्य प्रदेश में कब किया गया? 24 अप्रैल 2020, 24 अक्टूबर 2020, 24 मई 2020 या 24 नवंबर? सही आंसर क्या आएगा इसका? 24 अप्रैल 2020 को मध्य प्रदेश में कौन सी योजना शुरू की गई थी बेटा? स्वामित्व योजना। मध्य प्रदेश के किस जिले में गजरत महोत्सव का आयोजन किया गया? ठीक है, किया जाता है गजरत महोत्सव? मंडला, जबलपुर, टीकमगढ़ या अलीराजपुर? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? मंडला, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। मंडला में प्रतिवर्ष कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? गजरत महोत्सव।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है हमारा। जननायक टांट्या भील की प्रतिमा, जननायक टांट्या भील की प्रतिमा का अनावरण मध्य प्रदेश में कहाँ किया गया, कहाँ किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा गलती हो सकती है, खरगोन, इंदौर, देवास या धार। तो इसका सही आंसर जो है वो है क्या, इंदौर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बेटा, खरगोन में गलती नहीं करना है। आप सोचोगे खरगोन से वहाँ से 1857 का शुरू किया था तो खरगोन ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो जननायक टांट्या भील की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है, इंदौर में। इंदौर में MR10 बस स्टैंड, ठीक है। MR10 बस स्टैंड का नाम बदलकर क्या कर दिया है, टांट्या भील बस स्टैंड कर दिया है, ठीक है। तो टांट्या भील की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है, इंदौर में हुआ है। अभय छजलानी का संबंध मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र से है, बात हो रही है किसकी बेटा, अभय छजलानी की। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है और यह इंदौर के रहने वाले थे। इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है, पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्हें क्या दिया गया है, पद्मश्री अवार्ड। तो इनका मेन संबंध किस क्षेत्र से है बेटा, पत्रकारिता के क्षेत्र से, ध्यान रखिएगा। अभय छजलानी, और ये कहाँ के रहने वाले थे, इंदौर के, ठीक है। 1934 में इनका जन्म हुआ था और 2023 में इनकी मृत्यु हो गई। चले, मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रेवलर ज्यूरी अवार्ड दिया गया। मतलब मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल है, उसे बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रेवलर ज्यूरी अवार्ड। पचमढ़ी, रायसेन, खुजराहो या मांडू। तो इसका सही आंसर क्या आएगा बेटा, मांडू। मांडू को पर्यटन की श्रेणी में ये वाला अवार्ड मिला है, ध्यान रखना इस बात को। मध्य प्रदेश में स्टेट हैंडलूम एक्सपो का आयोजन 2022 में, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन करंट अफेयर्स मध्य प्रदेश के भी आ सकते हैं और मेरे हिसाब से तो आएंगे ही, ठीक है। जब भी आपका एग्जाम हो उसका प्रीवियस के 6 महीने पहले का तो करंट अफेयर्स बिल्कुल याद करके जाना ही है आपको। मध्य प्रदेश में स्टेट हैंडलूम एक्सपो का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया, भोपाल, मंदसौर, छिंदवाड़ा या टीकमगढ़। तो सही आंसर इसका क्या आएगा बेटा, भोपाल, ध्यान रखना इस बात को। चलिए, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के लहसुन को एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है, लहसुन को। अच्छा, मैं लहसुन की यदि बात करूं तो सबसे ज़्यादा लहसुन मध्य प्रदेश में कहाँ होता है बेटा, रतलाम में। लेकिन इसका आंसर जो है वो रतलाम नहीं है, ये गलतफहमी में मत रहिएगा, इसलिए सबसे पहले रतलाम लिखा हुआ है। एक जिला एक उत्पाद में जो है वह मंदसौर के लहसुन को शामिल किया गया है, ठीक है। देखिए, जरूर क्वांटिटी में रतलाम में सबसे ज़्यादा लहसुन होता है, लेकिन मंदसौर भी रतलाम से लगभग लगा हुआ है, पास में ही है। तो उस जगह का जो लहसुन है उसको एक जिला एक उत्पाद, मतलब उससे जिले की पहचान हो। जैसे कुछ टाइम पहले बुरहानपुर में पैदा होने वाले केले को भी क्या किया था बेटा, एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया था, पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक जिला एक उत्पाद, ठीक है। ये टोटल ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ है, ठीक है। कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या संकल्प लिया है, आत्मनिर्भर भारत का। तो ये सब चीज़ें उसी के लिए ही क्या है की जा रही हैं, उसी से ही रिलेटेड है। चले, मध्य प्रदेश के किस शहर में स्वास्थ्य शिविर और आयुष मेला लगाया गया। आयुष मेला, स्वास्थ्य शिविर, मतलब आयुर्वेदिक से रिलेटेड की ये बात कर रहा है। तो ये कहाँ है इसका सही आंसर बेटा, भोपाल में, ध्यान रखना। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, किस शहर में स्वास्थ्य शिविर और आयुष मेला आयोजित किया गया था, भोपाल में। मध्य प्रदेश में जनायुद्ध राष्ट्रीय नाट्य समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है। मध्य प्रदेश में जनायुद्ध राष्ट्रीय नाट्य समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा बेटा, भोपाल, ध्यान रखना इस बात को। यह भी कहाँ किया जाता है, भोपाल में। भोपाल में कई सारी चीज़ें होती हैं, है ना, कई समारोह किए जाते हैं। अभी ये थोड़ी देर पहले हमने देखा था लोक रंग समारोह, लोक रंग समारोह भी कहाँ होता है, ठीक है, भोपाल में होता है, ध्यान रखना इस बात को। मध्य प्रदेश के किस जिले में मखाने की खेती शुरू करने का प्रयास सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश में मखाने की खेती नहीं होती थी, तो मध्य प्रदेश में मखाने की खेती शुरू करने का एक प्रयास मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो यह कहाँ किया जाएगा, इंदौर, देवास, उज्जैन या नरसिंहपुर। तो मखाने की खेती जो है बेटा वो मध्य प्रदेश में कहाँ की जाएगी, उज्जैन में, ध्यान रखना इसको, ठीक है। मध्य प्रदेश में मखाने की खेती कहाँ की जा रही है, उज्जैन। 2 बार रिपीट कर दिया मैंने क्वेश्चन को। शिक्षा, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा एवं खेलकूद के लिए मध्य प्रदेश गौरव सम्मान किसे दिया गया। ये जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ये सभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के किसी न किसी खेल से संबंधित खिलाड़ी है। प्रियंका केवट, अद्वैत तुपागे, शिवेंद्र सिंह या रुबीना फ्रांसिस। तो मध्य प्रदेश गौरव सम्मान जो दिया गया है वो किसको दिया गया बेटा, रुबीना फ्रांसिस को, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश गौरव सम्मान रुबीना फ्रांसिस को दिया गया था।
वर्ष 2021 के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सबसे पहली बात ये कब से शुरू किया गया था? 2002 से। किस लिए दिया जाता है बेटा? ये खेल के क्षेत्र में, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने खेल के क्षेत्र में अपना पूरा जीवन दिया है उसे ये दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ठीक है, ये दिया गया था बलवीर सिंह कुशवाहा। ये किसे दिया गया था बेटा? बलवीर सिंह कुशवाहा को, ध्यान रखिएगा, किसको दिया गया था? बलवीर सिंह कुशवाहा को। मुजाहिद बेग की, अच्छा इनको किस लिए दिया था? ध्यान रखिएगा, इनको दिया था इन्होंने अपना पूरा जीवन किस खेल को समर्पित कर दिया है? मलखंभ को, जो हमारा राजकीय खेल है। मुजाहिद बेग को भी दिया गया है कौन सा? मलखंभ के लिए। कौन सा पुरस्कार दिया गया है बेटा? ध्यान रखिएगा, विश्वामित्र पुरस्कार। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? विश्वामित्र पुरस्कार। और विश्वामित्र पुरस्कार एक साल में कितने से ज्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता? 3 लोगों को। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है खेल पुरस्कार, वह कौन सा होता है बेटा? विक्रम पुरस्कार। विक्रम पुरस्कार जो है वो 1990 से शुरू किया गया था और एक समय में 13 से ज्यादा लोगों को यह नहीं दिया जा सकता। उसके बाद एक और है हमारा, कौन सा? प्रभाष जोशी। प्रभाष जोशी पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? मलखंभ के लिए दिया जाता है। ये कब से शुरू हुआ है भैया? 2013 से शुरू हुआ है। ठीक, और ये दिया है मुजाहिद बेग को, ठीक, अभी वर्तमान का। और इसके बाद कौन सा? एकलव्य पुरस्कार होता है, जो 19 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दिया जाता है और एक समय में 15 से ज़्यादा बच्चों को यह नहीं दिया जा सकता। ये कब से बना है? 1994 से। ठीक है, विक्रम 1990 में और विश्वामित्र भी कब से बना है बेटा? 1994 से। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है? बलवीर सिंह कुशवाहा को, मलखंभ के लिए। चलिए, ब्लाइंड T20 विश्व कप क्रिकेट 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? ब्लाइंड T20 विश्व कप का जो आयोजन है वह मध्य प्रदेश में इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर या सीहोर। सही आंसर क्या है बेटा? इंदौर। इंदौर में मध्य प्रदेश का ब्लाइंड पूरे विश्व का ब्लाइंड T20 विश्व कप क्रिकेट हुआ था। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। कोदू कुटकी, नीलेट, ये नीलेट नहीं है, ये मिलेट्स है ना, मिलेट के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रमुख जिला कौन सा है? कोदू कुटकी, मिलेट्स तो आप समझते हैं, मिलेट्स मतलब क्या? अंकुरित अनाज। अभी हमारे सरकार ने अंकुरित अनाज को क्या कर रही है? प्रमोट कर रही है। उसके लिए एक स्पेशल वर्ष भी बना रही है, मिलेट्स वर्ष करके भी एक सेलिब्रेट कर रही है, ईयर को सेलिब्रेट कर रही है। तो उसमें कोदू कुटकी मिलेट्स के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रमुख जिला कौन सा है? कई तरीके के मिलेट्स होते हैं, है ना, आपका मूंग होता है, चना होता है, आपके मूंगफली होते हैं, एक तरीके से जिनको हम क्या करते हैं? भिगोकर खाते हैं। ठीक है, जिसको हम स्प्राउट्स भी बोलते हैं। तो कोदू कुटकी मिलेट्स कहाँ उत्पादन होता है? इसका सही आंसर क्या है बेटा? मंडला में। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये मिलेट कहाँ होता है? मंडला में होता है। तो ये आज का सेशन रहा हमारा। इसमें लगभग हमने 40 क्वेश्चंस को कवर किया है। 40 से लगभग 100-150 क्वेश्चंस तो हमारे बन गए होंगे। तो इसी तरह आप क्लास के साथ बने रहें आगे, और हम और भी अच्छे क्वेश्चंस को भी, MCQs को भी देखेंगे। बिल्कुल MPGK से निश्चित रहें। MPGK आप लोगों का अगर आप बने रहेंगे तो MPPSC प्रीलिम्स तक काम आने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।